तो मित्रों, मैं आप लोगों को पिछले 4 दिनों से लगातार एविडेंस एक्ट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। यदि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, तब ये समझ लीजिए कि पूरे एविडेंस एक्ट को आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। आप एक्ट को जाने, न जाने, प्रोविजंस को जाने, न जाने, आप सेक्शंस को बहुत डिटेल में जाएँ, न जाएँ, आप सिर्फ सेक्शंस को पढ़कर समझ सकते हैं चीज़ों को, यदि आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। इसीलिए मैं पिछले क्लास से लगातार आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सेक्शन पर नहीं आकर सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा एविडेंस एक्ट जो है वह कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यदि कहीं पर से कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी आई तो आप पूरा सेक्शंस को पढ़ जाइए, पूरे एक्ट को पढ़ जाइए, कहीं कुछ फायदा आपको मिलेगा नहीं। और कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आता है आपके जब आप रूलिंग को पढ़ते हैं, और खास करके जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप पढ़ते हैं तभी आता है। इसलिए मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप लोगों के सामने कोट करता रहता हूँ। ठीक है, लगातार ही जो मैं कोट कर रहा हूँ इसलिए कोट कर रहा हूँ। अभी मैं लगातार जो बात कर रहा हूँ वह नेचर ऑफ द विटनेस जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किस ढंग का नेचर है, कैसे आप लोगों को उस पर एक्ट करना है। और इसके बाद में जब आप लोगों को बात करूंगा तो स्टेटस ऑफ द विटनेस पर मैं बात करूंगा, स्टेटस ऑफ द एविडेंस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, और वहां पर तक जब आप पहुंच जाएंगे तब उसके बाद सेक्शन में हम लोग इंटर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को सेक्शंस को समझने में आसानी हो। अब जैसे सपोज करिए मैंने आप लोगों को बतलाया था कि विटनेस यदि अपने टेस्टिमनी को इम्प्रूव करना चाहता है बाद में चलकर तो उसको अलाउ किया जा सकता है, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बतलाया था। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट की बात है, नेचर की बात है, वो ये है कि यदि मान लीजिए कि कोई टेस्टिमनी किसी का है, किसी का विटनेस है, और जब वो विटनेस अपना टेस्टिमनी अपना दे रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है, तो उसमें कुछ पार्टली ट्रू है और पार्टली जो है वो अनट्रू है। पूरी बात कुछ सत्य है और कुछ उसमें सत्य नहीं है, कुछ चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या उस विटनेस को हम ट्रस्टवर्दी मानेंगे या नहीं मानेंगे? यदि सामान्य शब्दों में कहा जाए, कोई भी व्यक्ति यदि सामान्य तरीके से देखे तो वह कहेगा नहीं, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। यहाँ तो भाई कॉन्ट्राडिक्शंस है, और कॉन्ट्राडिक्शंस में क्या है, कुछ पार्टली ट्रू है, कुछ पार्टली अनट्रू है। तो ऐसी स्थिति में इसको तो हम नहीं मान सकते हैं कि ये सही है, लेकिन ये नहीं है ऐसा। यदि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट के पोर्शन को उठाकर, किसी भी स्टेटमेंट को पोर्शन को उठाकर हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। किसी सिचुएशन का, किसी भी केस का किसी पोर्शन, किसी टेस्टिमनी के किसी पोर्शन को हम उठा ले और पोर्शन को उठाकर कहें कि इसमें उसने यह कहा था, बाद में उसने यह कहा, या फिर सिचुएशन यह कह रहा है, तो यहाँ पर वह सही नहीं है। हमको पूरे सिचुएशन को देखना पड़ेगा और पूरे स्टेटमेंट को एज ए होल देखना पड़ेगा, और तभी हम इसकी सत्यता तक पहुंच सकते हैं, और तभी जो है हम केस का जो सब स्ट्रेटम है, जो बेस है, वहां तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हम उसके फैक्ट तक हम पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी टेस्टिमनी के, किसी का भी जो टेस्टिमनी है, उस टेस्टिमनी को हम उसके आधे अधूरे स्टेटमेंट को हम इनटू अकाउंट नहीं ले सकते हैं। हमें जब भी लेना होगा तो उसके पूरे को लेना पड़ेगा, पूरे स्टेटमेंट को हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्रेम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और यह रिपोर्टेड केस है ऑल इंडिया रिपोर्टर में 2011 में। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस है, इसका पेज नंबर 2677 है। यह है क्या, पहले इसको जानिए। यह रेप विक्टिम का मामला है, और रेप विक्टिम के टेस्टिमनी के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा होनी है। अब रेप विक्टिम के टेस्टिमनी को किस रूप में देखा जा रहा है, इसको देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर एक रेप विक्टिम है जिसको कि चलती कार में रेप किया गया। अब यहाँ पर जो चलती कार में रेप किया गया उसको, विक्टिम को, तब उसका स्टेटमेंट लिया गया बाद में, जब यह केस ओवर की और स्टेटमेंट लिया गया, तो उसने कहा कि जो अपलेट है, प्रेम प्रकाश जो अपलेट है, वो कार को चला रहा था, 2 और व्यक्ति उसमें थे, और उसने कहा कि प्रेम प्रकाश ने और 2 अन्य व्यक्तियों ने मेरे साथ रेप किया। अब इसमें डिफेंस क्या कह रहा है, चलती कार में रेप किया। अब डिफेंस यह कह रहा है कि एक तरफ वह विक्टिम कह रही है कि प्रेम प्रकाश जो है, जो अपलेंट है, वो कार को चला रहा था और उसने रेप भी किया। यहाँ पर डिफेंस जो है इसको तोड़ने की कोशिश किया,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनर डिस्क्रिपेंसी है और जो रेप विक्टिम है उसके मेंटल कंडीशन को देखते हुए, अब पूरे केस के सिचुएशन को देखते हुए उसके पार्ट स्टेटमेंट को हम आधार नहीं बना सकते। तो जब हम स्टेटमेंट को ऑन द होल देखते हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हैं और मटेरियल एविडेंस को देखते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह लगता है कि इसको हम सिर्फ पार्ट स्टेटमेंट को यदि लेकर हम कोई भी निर्णय लेंगे तो वह गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में निर्णय दिया कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी केस में जब कोई स्टेटमेंट है तो उसके पार्ट स्टेटमेंट के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आप जब भी क्रॉस करें किसी व्यक्ति को तो उसकी पार्ट स्टेटमेंट को इनटू अकाउंट मत लीजिए, आप ऑन द होल लीजिए और उसको ऑन द होल को देख, स्टेटमेंट को देखकर और तब उसमें कमियों को ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है ना, कमियों को ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि आप यदि कहीं पर भी थोड़ी चूक आपकी होती है तो ऐसी स्थिति में केस आप हार सकते हैं। तो आप ऑन द होल पूरे स्टेटमेंट को देखिए और उस पूरे स्टेटमेंट को देखने के बाद तब यह इन्फरेंस ड्रॉ करिए कि इसमें क्या गड़बड़ी है और क्या गड़बड़ी नहीं है। यदि आप पार्ट स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट में जाएंगे तब ऐसी स्थिति में आप केस को हार सकते हैं। ठीक है ना, केस को हार सकते हैं और वो प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा जो नेचर ऑफ द टेस्टिमनी है वह कि विटनेस यदि किसी एक फैक्शन से बिलोंग कर रहा है, जैसे सपोज करिए कि दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गई, जिसको कि हम कम्युनल दंगा के रूप में कह सकते हैं। दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गई और वहां पर यदि दो कम्युनिटी आपस में लड़ गई है और वहां जो गांव है वहां पर फैक्शन बटा हुआ है, जैसे हिंदू और मुसलमान के रूप में। कॉमन, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो फैक्टर है, जो केस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी गांव में सपोज करिए कि हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की आबादी है, बाकी जो माइनॉरिटी है वह तो बहुत ही कम संख्या में है, इसीलिए वहां पर ये सारी चीजें वहां पर आती नहीं है। तो दोनों के बीच में सपोज करिए कॉमनल दंगा हो गया और पूरा गांव दो फैक्शन में बट गया और किसी एक व्यक्ति के घर में जो है वह एक फैक्शन के लोगों ने जाकर उसके परिवार के लोगों को काट डाला या इंजर्ड कर दिया। तब ऐसी स्थिति में एक फैक्शन का लोग यदि स्टेटमेंट दे रहा है और दूसरे फैक्शन के लोग स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो है वह क्या होगा, हम एक फैक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको अनट्रू तो नहीं मान सकते और तब ऐसी स्थिति में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके एविडेंस को बहुत ही सर्वोपरि माना जाएगा और वहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इंटरेस्टेड विटनेस है और यह रिलेटेड विटनेस है, यह नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और ऐसा ही केस हुआ था फरीदा बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के एक केस में, ये 2019 का केस है, ये AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर में रिपोर्टेड केस है जो सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 278 में, जिसमें कि एक फैक्शन के लोगों ने जाकर अपोजिट फैक्शन वाले के घर में घुसकर और उसके परिवार के लोगों को मार दिया। तो जब परिवार के लोगों को मार दिया तो अब यह जो व्यक्ति है, जो घर का व्यक्ति है, उसने जब गवाही दी तो उस गवाही को सही माना गया और उसके आधार पर सजा भी हुई। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो सिर्फ इसके आधार पर कि एक दो फैक्शन में बटा हुआ है और कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, ऐसी स्थिति में हम इस को रिलाय न करें स्टेटमेंट पर, यह सही नहीं होगा। अब सपोज करिए फिर एक सेम सिचुएशन यहाँ पर है, उसकी मैं बात करूं, सिचुएशनल जो विटनेस की बात कर रहा हूँ, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। सपोज करिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे गांव में मर्डर हो गया मान लीजिए और गांव दो पार्ट में यहाँ फिर बटा हुआ है। जब चुनाव का समय आता है तो जब मुखिया का चुनाव होता है तो गांव बिल्कुल दो भागों में बटा रहता है। तो यहां पर क्या हुआ, मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया तो दोनों में से कोई भी एक पार्टी का कोई इंडिपेंडेंट विटनेस मिल ही नहीं रहा है, दोनों तरफ से लोग मारे गए और इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस, सब तो इंटरेस्टेड पार्टी है, यहाँ पर एक दोनों पक्ष के लोग मारे गए और दोनों पक्ष के लोग गवाही दे रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर, एक नोट कर लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू
इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे तो शेयर मार्केट का टर्म है, टेस्टिमनी का टर्म नहीं है, लेकिन इसको यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर हम इसके टेस्टिमनी को जज करेंगे। मतलब कि जो भी टेस्टिमनी है, जो भी विटनेस है, जो भी एविडेंसेस है, उन सारे चीजों को हम बहुत ही इम्पार्शियल होकर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, सुनेंगे और तब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को हम निकालेंगे। फिर मैं यहाँ पर आपको डिडक्टिव रीजनिंग की बात करूंगा, जो मैं आप लोगों को बताता रहा हूं कि हम उससे डिडक्ट करते हुए का स्टेटमेंट का वैल्यू क्या है, इस विटनेस इस टेस्टिमनी का स्टेटमेंट का वैल्यू क्या है, तो उसके वैल्यू को करते हुए डिडक्टिव लॉजिक लगाते हुए हम इंट्रिंसिक वैल्यू पर आएंगे और इंट्रिंसिक वैल्यू को हम निकालेंगे और तब उसके बाद हम कोई भी जजमेंट अपना लेंगे। क्योंकि हमको पता है कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस यहाँ पर है नहीं। जो भी विटनेस है वह कैसे विटनेस है, वो विटनेस है आपके दोनों फैक्शन के हैं, तो इंटरेस्टेड विटनेस है। तब ऐसी स्थिति में सिर्फ इसके आधार पर जज नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, सिर्फ फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता है, बल्कि हम डिडक्टिव लॉजिक को लगाकर, डिडक्टिव रीजनिंग को लगाकर हम इसके इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालेंगे। मतलब हम एलिमिनेट करते चलेंगे, इसने यह कहा उस और दूसरे पक्ष ने यह कहा, इसने यह कहा दूसरे पक्ष ने यह कहा, तो उसको हम दोनों को कंपेयर करते हुए, डिडक्ट करते हुए हम लाएंगे चीजों को और डिडक्ट करते करते हम कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। मैंने आप लोगों को कहा था, मेरे कुछ क्रिमिनल केसेस थे क्लास में, लोग कहते हैं कि जो लव है वो आर्ट्स है, ठीक है ना, उसको आर्ट्स के रूप में वह देखते हैं, लेकिन मैं उसको कभी नहीं इस तरह का मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो लॉ है वो बिल्कुल साइंस है और उसको उसी रूप में यदि हम देखेंगे तभी हम किसी केस को जीत सकते हैं। हम किसी को भी साइंटिफिक तरीके से यदि जज करना चाहें तभी हम जीत सकते हैं। हम सिर्फ यदि सिर्फ जनरल तरीके से चीजों को असेस करें तो फिर हम एक जनरल लॉयर बनकर रह जाएंगे। और मैं आप लोगों के पीछे इतना मेहनत कर रहा हूं तो जनरल लॉयर बनाने के लिए तो मेहनत नहीं कर रहा हूं। तो यह उसका आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस लगानी पड़ेगी, खासकर एविडेंसेस के मामले में। बाकी आप प्रोसीजर के मामले में कर सकते हैं, प्रोसीजर में भी थोड़ा सा आपको साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिकल अप्रोच लगाना होगा, ठीक है। जहां पेनाल्टी की बात आती है वहां पर तो प्रोविजन, उस पेनाल्टी पर ही आपको काम करना है, जो प्रोविजन दिए गए आईपीसी में उसके अनुसार काम करना। लेकिन एविडेंस एक्ट जहां पर हम की बात करते हैं और जहां पर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं, वहां पर लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी, ठीक है ना, वहां पर और आपका साइंस भी चलाएगा, साइंटिफिक तरीका भी चलाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ जनरल तरीके से आप कभी भी किसी एविडेंस एक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं और जनरल तरीके से आप खाली सिर्फ एविडेंस एक्ट को समझ भी नहीं सकते हैं। पढ़ तो लीजिएगा, 167 जो सेक्शन है उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसकी जो इंट्रिकेसी है उस इंट्रिकेसी में आप नहीं जा सकते। दूसरा, एक और इंडिपेंडेंट विटनेस की बात आती है एनडीपीएस एक्ट में, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में प्रोविजन ही कर दिया गया है कि यदि पुलिस पकड़ती है और वहां कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसको वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको वैल्यू दिया जाएगा और उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ मैच कराते हुए उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, AIR 2015 में रिपोर्टेड केस है और सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2488 में यह रिपोर्टिंग है, पूरी तरह से इसमें लिखा गया है, पूरी तरह से इसको दिया गया है कि कैसे इसको इंडिपेंडेंट विटनेस को हम इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर, और जो है जहां पर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है तो जो पुलिस का विटनेस है उसको ही किस रूप में हम सामने लेंगे, सारी चीजों की चर्चा इसमें की गई है। तो यहाँ पुलिस के स्टेटमेंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, रिकवरी क्या हुई है उसके आधार पर हम चीजों को देखकर, तो उसके जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है उसको कोरोबोरेट कराते हुए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऑल टुगेदर ऐसा नहीं कि आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मैंने कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे और इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर हम किसी भी टेस्टिमनी को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। मैं एक्सेप्ट करेंगे क्या ही बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि उसका वर्थ क्या है
और वर्थ को निकाला जाएगा डिडक्टिव लॉजिक के द्वारा कि उस व्यक्ति ने कहा क्या कहा, उसको कोरोबोरेट करने के लिए कौन से एविडेंस है, दूसरे अपोजिट व्यक्ति ने क्या, दूसरे फैक्शन के व्यक्ति ने क्या कहा, उसको कोलैबोरेट करने के लिए क्या है। यदि उन सारी चीजों को आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप आसानी के साथ इस सारी चीजों को समझ सकते हैं और आसानी के साथ चीजों को आप प्लेस कर सकते हैं। अब दूसरा, इनमिकल और होस्टाइल विटनेस। अभी होस्टाइल विटनेस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हॉस्टाइल विटनेस जो है आज के डेट में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब होता है कि वह अपनी बातों से कहीं वह मुकर गया, पुलिस के पास कुछ कहा, मजिस्ट्रेट के पास उसने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कुछ कहा, और मजिस्ट्रेट के पास फिर दोबारा जब उसका री एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें कुछ कहा, वो सीधे डिनाई कर गया। तो इसको हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। चूंकि यह बहुत ही बड़ा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कॉन्फिडेंस को ही इरोड कर देता है, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कॉन्फिडेंस को ही हिला कर रख देता है और पूरा केस का आधार ही खत्म कर देता है। इसीलिए आज के डेट में अब जो है उसमें बहुत ही स्पष्ट तौर पर यहाँ पर यह स्टैंड लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले क्या था, हॉस्टाइल विटनेस है तो हॉस्टाइल विटनेस के आधार पर कहा जाता था कि हॉस्टाइल हो गया है तो इसके तो टेस्टिमनी का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हॉस्टाइल विटनेस के टेस्टिमनी को ऑल टुगेदर और इन ब्लॉक रिजेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें यह देखा जाता है कि कितना जो उसने पहले स्टेटमेंट दिया या बाद में दिया कि कितना उसका वर्थ है और क्या क्या हम उससे निकाल सकते हैं। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट मत करिए, क्योंकि ऑल टुगेदर यदि रिजेक्ट करते हैं तो कोई भी गुंडा जिसने किसी का मर्डर किया है और वो गुंडे ने जाकर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, यदि आप इस केस में आप यदि अपनी टेस्टिमनी देंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तब ऐसी स्थिति में तो वह हॉस्टाइल हो जाता है। तो हॉस्टाइल यदि हो गया तब ऐसी स्थिति में कोई किसी भी गुंडे के साथ कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम न्याय नहीं कर पाएगा या फिर पनिशमेंट उसको नहीं दे पाएगा। जो भी विक्टिम है उसको तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा फेल कर जाएगा। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मीनांस है, ठीक है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को के पूरे कॉन्फिडेंस को इरोड करा देता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऑल टुगेदर इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और इन ब्लॉक रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि कि जो हॉस्टाइल विटनेस है उसके चीजों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उससे इन्फरेंस ड्रॉ किया जाएगा कि उसने जो पहले जो कहा था और अभी जो कह रहा है उसमें कितनी सत्यता है और कितनी असत्यता है। इन सारे चीजों को वह कोर्ट जो है वह जज करेगा। कहने का मतलब यह है कि आज के डेट पे हॉस्टाइल विटनेस यदि हॉस्टाइल होता है तो उसके पूरे टेस्टिमनी को ऑल टुगेदर इन ब्लॉक रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां भी लॉजिक को अप्लाई किया जाएगा और लॉजिक को अप्लाई कर निकाला जाएगा कि वह कहाँ पर वह सही बोल रहा है और कहाँ पर वह गलत बोल रहा है। इसमें भी एक जजमेंट, ऐसे तो बहुत सारा जजमेंट है इस पर, लेकिन बहुत सारे जजमेंट को मैं कोट करने लगूंगा तो एक ही टॉपिक पर पूरा मेरा खत्म हो जाएगा सेशन। इसमें रमेश हरिजन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है 2012 का, एआईआर में रिपोर्टेड केस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 1979 का है, जिसमें कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया और हॉस्टाइल होने के बाद जो एक्यूज है उसको लगा कि मैं तो यहाँ से अब मेरे ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने स्टैंड लिया और कोर्ट ने स्टैंड लेकर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया। बाद में नीचे से तो वह रिहा हो ही गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया और बोला कि हॉस्टाइल विटनेस के टेस्टिमनी को ऑल टुगेदर इन ब्लॉक रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है और उसके आधार पर उसने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाला और निकालने के बाद तब उसको सजा हुई। तो हॉस्टाइल विटनेस आज के डेट में जो है वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यदि वह हॉस्टाइल विटनेस है तब वो किसी व्यक्ति को बहुत राहत दे सकता है, ठीक है ना, बहुत राहत दे सकता है। अब दूसरा है
कि यदि डिस्क्रिपेंसी ऑफ माइनर नेचर है, यदि डिस्क्रिपेंसी बहुत मेजर नेचर का होगा तब तो वह इसका वैल्यू नहीं, उसके टेस्टिमनी का वैल्यू नहीं रह जाएगा। लेकिन माइनर नेचर का यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको जस्टिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, जस्टिफाई किया है कि माइनर नेचर की यदि डिस्क्रिपेंसी है तो वह एक्सपेक्टेड है विक्टिम या विक्टिम के फैमिली से, वह एक्सपेक्टेड है, ठीक। और उसको हम लोग बहुत ही नेगेटिव रूप में नहीं ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने कुछ बोला और जब क्रॉस एग्जामिनेशन होने लगा तो उसने उसका डिफरेंस आ गया चीजों में, तब ऐसी स्थिति में क्या उसको पूरी तरह से नकारा जा सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये केस लॉ है, एग्जाम्पल ही नहीं, ये पूरा केस लॉ है। केस ये जो है बख्शीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, 2013 में AIR रिपोर्टेड है, यह सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3403 पर है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि डिसीज्ड व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसकी पत्नी, जिस समय इसके ऊपर अटैक किया गया उस व्यक्ति के ऊपर जो कि जिसका कि डेथ हुआ, उसके कुछ फीट की दूरी पर ही वह खड़ी थी और उसने उस व्यक्ति को पहचाना, अटैकर को पहचाना और अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में उसकी चर्चा भी की, जहां पर उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने अटैक किया उसका पूरा हुलिया बताया और वो बताया कि वह क्लीन शेव्ड था। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के समय जब उस व्यक्ति को खड़ा किया गया तो उस व्यक्ति का बियर्ड था, दाढ़ी उसकी बढ़ी हुई थी और बढ़ी हुई दाढ़ी में उसने उस व्यक्ति को पहचाना। डिफेंस का यहाँ पर कहना था कि वह तो पहचान ही गलत है उसकी, यह माइनर डिस्क्रिपेंसी है। दूसरी चीज है कि यह जो डिस्क्रिपेंसी है, अभी दाढ़ी नहीं है, कल को हम दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, अभी दाढ़ी है, कल को हम दाढ़ी घटा सकते हैं। इसमें नाक टेढ़ा होना और एक आंख होना, एक आंख नहीं होना, एक कान होना, एक कान नहीं होना, ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। यह माइनर डिस्क्रिपेंसी है और यह वेरिएबल डिस्क्रिपेंसी है, इसीलिए इसको हम इनटू अकाउंट नहीं ले सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि माइनर डिस्क्रिपेंसी यदि है और विटनेस अपना कंसिस्टेंट है, अपने पॉइंट पर कंसिस्टेंट है एग्जामिनेशन इन चीफ के समय में और साथ ही साथ तो क्रॉस एग्जामिनेशन के समय में, तब ऐसी स्थिति में हम उसके टेस्टिमनी को ऑल टुगेदर रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रूथफुलनेस है टेस्टिमनी का, उसको ऑन द होल टेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है ना, उसकी रिलायबिलिटी को ऑन द होल टेस्ट किया जाना चाहिए कि उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बोला उस पर जो कुछ डिस्क्रिपेंसी है वो क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, क्या मेजर डिस्क्रिपेंसी है। यदि मेजर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, माइनर डिस्क्रिपेंसी है, तब ऐसी स्थिति में उसको इनटू अकाउंट नहीं लिया जा सकता। इसी ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में भी अपना कुछ जो जजमेंट साइड किया है, ये कहा है एक क्रिमिनल जिसने मर्डर किया फैमिली में, किसी फैमिली में जाकर, और उसने थ्रेटन किया लोगों को कि मेरे खिलाफ यदि गवाही दोगे तो इसमें से कोई भी व्यक्ति, गवाही दोगे तो कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। तो अब जो लोग, जो डरे हुए व्यक्ति थे, वे लोग जब विटनेस बॉक्स में पहुंचे जब, तो उन्होंने डरते हुए स्टेटमेंट दिया और उसमें डिस्क्रिपेंसी आनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन ने इस चीज को ढूंढ कर निकाला कि वह व्यक्ति जो है लोगों को धमकी दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसके खिलाफ गवाही दिया तो ऐसी स्थिति में वह उसमें से कोई भी नहीं बचेगा। तो वहां पर जो डिस्क्रिपेंसी उन लोगों के केस में आई उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज किया। लोअर कोर्ट ने नजरअंदाज नहीं किया, हाई कोर्ट ने नजरअंदाज नहीं किया, हाई कोर्ट ने उसको इनटू अकाउंट लिया, लोअर कोर्ट ने उसको इनटू अकाउंट लिया, हाई कोर्ट ने उसको इनटू अकाउंट नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की चीजों को अफर्म कर दिया। मतलब कि जो माइनर डिस्क्रिपेंसी है उसको उसने मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नहीं माना और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सजा हुई, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो छोटे छोटे जो डिस्क्रिपेंसी हैं
वहां पर उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पर जाया जा सकता है, उसके सिचुएशन पर जाया जा सकता है, उसके कोरोबोरेटिव एविडेंस पर जाया जा सकता है। इन सारी चीजों पर जाकर हम जब इंट्रिंसिक वैल्यू पर आएंगे किसी भी टेस्टिमनी के, तब हमको सत्यता का पता चलेगा और हम अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि कोई भी स्टेटमेंट जो है बहुत लंबे समय के बाद रिकॉर्ड किया गया, जैसे किसी का मर्डर हुआ और मर्डर होने के 5 साल के बाद जो विटनेस था उसने उस समय अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, फिर 5 साल के बाद स्टेटमेंट को, और उसका टर्न आया जब केस खुला तो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का। तो ऐसी स्थिति में डिस्क्रिपेंसी बहुत ही लाजमी है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में डिस्क्रिपेंसी बहुत ही लाजमी है। वहां पर एग्जामिनेशन इन चीफ में भी जो बात बोला गया और जो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में बोलेंगे उसमें डिफरेंसेस चला आएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ का केस है 2013 का, ये चेन्नई का मामला है। इसमें उसने कहा कि माइनर डिस्क्रिपेंसी को यदि काफी लंबे समय के बाद टेस्टिमनी को लिया गया है किसी विटनेस के, तब ऐसी स्थिति में माइनर डिस्क्रिपेंसी जो है उस माइनर डिस्क्रिपेंसी को हम लोग माइनस करके चलेंगे, जो माइनर डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, यदि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तब मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का मतलब कि पहले तो मटेरियल एविडेंस क्या है, तो टेंजिबल एविडेंस जो होता है उसको मटेरियल एविडेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वीपन है, उसकी बात हम करें, हम टेप रिकॉर्डिंग है उसकी बात करें, कंप्यूटर प्रिंट आउट है उसकी बात करें, ये सारे मटेरियल विटनेस है। तो मटेरियल विटनेस में डिस्क्रिपेंसी यदि आती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन टेस्टिमनी में यदि डिस्क्रिपेंसी आती है, ठीक है, टेस्टिमनी में एविडेंसेस टेस्टिमनी के रूप में वो आती है, तब उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हम डिफेंस की बात मैं कर रहा हूं, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस वैसिलेट करता है, बार बार अपने स्टेटमेंट में वैसिलेट करता है, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस को यह अलाउ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन के जो टेस्टिमनी को ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता उसके माइनर डिस्क्रिपेंसी को, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का कोई भी जो टेस्टिमनी है वो किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। तो डिफेंस विटनेस के केस में, टेस्टिमनी के केस में माइनर डिस्क्रिपेंसी को हम सेट असाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के केस में सेट असाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसे सुप्रीम कोर्ट का इस पर भी बहुत सारा जजमेंट है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है उसकी चर्चा मैं कर दूं। ये सुनील राय वर्सेस यूनियन टेरिटरी का केस है, ये रिपोर्टेड केस है 2011 का AIR में, और ये सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2545 पर इसको पूरी तरह से इलुसिडेट किया गया है, एलाबोरेट किया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बतला दूं कि यदि डिस्क्रिपेंसी कहीं पर है और वह किस केस में है, जहां पर अनलॉफुल असेंबली है और वहां पर किसी व्यक्ति ने गोली चला दी किसी व्यक्ति के ऊपर, और तो ऐसी स्थिति में यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि किधर से गोली चलाई गई, गोली चली यह पता है, किस व्यक्ति को लगा यह पता है, किधर से गोली चली यह पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि व्यक्ति ने गोली चलाई है। तो यहाँ पर यदि ऐसे केस में जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली और कोई हिंसा हो गई है, तब ऐसी स्थिति में यदि कहीं पर कोई डिस्क्रिपेंसी रह जाती है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको इग्नोर किया जा सकता है। अब इसके अलावा मैं देखूं कि यदि विटनेस जो है वो लंबे समय के बाद किसी चीज को डिस्क्लोज किया है, तब ऐसी स्थिति में क्या उसके विटनेस को इनटू अकाउंट लिया जाएगा। जैसे एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और ये सिचुएशन भी केस लॉ ही है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केस लॉ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, केस लॉ है। जैसे मान लीजिए किसी महिला ने जो कि विटनेस है मर्डर की, लेकिन उसने उस पर कोई अपना टेस्टिमनी उसने दी ही नहीं, कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं, उसकी टेस्टिमनी कहीं नहीं आई, और वह विटनेस है
लेकिन न तो उससे पूछा गया, पुलिस ने पूछा नहीं, वो उस पर कुछ अपनी इनिशिएटिव लेकर उस पर बात की। लेकिन 5 साल के बाद उसने उसी क्रिमिनल का फोटो देख लिया पेपर में, और जो दूसरा क्राइम किया हुआ था। तब उसने 5 साल के बाद पुलिस के पास स्टेटमेंट दिया और कोर्ट में जाकर एविडेंस अपनी टेस्टमनी दी। तो इसको 5 साल के बाद यदि उसने अपना टेस्टमनी को रिकॉर्ड कराया, अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया, तो उसको भी ऑल टुगेदर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। किसी परिस्थितिवश उस महिला ने उस समय स्टेटमेंट न दिया हो और आज वह स्टेटमेंट देकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हेल्प करने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम सेट असाइड नहीं कर सकते। तो आज मित्रों यहीं तक। कल मैं स्टेटस ऑफ द विटनेस की बात करूंगा। ठीक है, तो आज मेरा दूसरा एंगेजमेंट भी है 9 बजे के बाद से। कल मैं मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।